गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस यूनिट को। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था रोल्स लॉ। मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ आइडिया दे दूं, हालांकि पिछली मेरे जो वीडियो है आप उसको देख भी सकते हैं। रोल्स लॉ में क्या किया था कि हमने एक सोल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया। मैं बता चुका हूं कि मैं हमेशा सोल्यूट को ए से और सॉल्वेंट को बी से, दोनों को मिक्स करके क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बना लिया ए प्लस बी। तो क्या था कि अगर मेरे पास ये तो थे सोल्यूट के वेपर्स और ये थे जो सॉलिड डॉट से दिखा रहा हूं, ये थे सॉल्वेंट के। जब दोनों ही वोलेटाइल हैं, जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो वेपर्स किसके बन गए, सोल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी, दोनों के वेपर्स बन गए। ये वाला अगर वेपर प्रेशर निकालता जो प्योर स्टेट में था वो तो मैं डायरेक्ट मैनोमीटर से निकाल सकता था, पर अगर मैं सॉल्वेंट के निकालता प्योर स्टेट में वो भी निकाल सकता था। लेकिन क्या मैं यहां पर निकाल सकता हूं क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट? नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी अगर मैं मैनोमीटर लगाता हूं तो वो टोटल वेपर प्रेशर तो दे सकता है पर इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या रोल्ड ने एक लॉ दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ partial vapor pressure of any component is equal to the mole fraction of same component in pure state or vapor pressure of same component in mole fraction of same component in solution and vapor pressure of same component in pure state। ये था। इसी तरीके से पीबी भी निकाल सकते हैं। तो ये था रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में ऐसा कोई जरूरी नहीं सोल्यूट ही डाले, भी डाल सकते। ठीक है, यहां पर जब हमने रोल्स लॉ के बारे में खासकर जब लिक्विड थे, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, तो लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बना था हमारे पास। इसके केसेस में रोल्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करता है वहां पे एक टर्म लिखी गई थी कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया था। लेकिन अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता था तो वहां पे मैंने इस चीज की जिक्र नहीं किया था। तो मैं आज आपको बताता हूं कि एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं। नो डाउट जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये इनकी प्रोडक्ट के बराबर अगर आता है तो ये रोल्ट लॉ है। अगर ये बराबर आए एग्जैक्ट, जो वेपर प्रेशर हमारा ये है जो हमने एक्सपेरिमेंटली अगर मेजर करें और इन दोनों की गुना अगर बराबर आती हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और क्योंकि वो रोल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, आइडियल सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइडियल सॉल्यूशंस है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, कैसे उनके बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स जो हैं, डेविएशंस क्या है आइडियल से, कितने तरीके से वो डेविएट हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आइडियल सॉल्यूशंस। तो समझना आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। जनरली लोग इसको बोल देते हैं कि किसको फॉलो करता है, जो फॉलो करे रोल्स लॉ को, वो है आइडियल सॉल्यूशन। मैं वहां से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से। कैसे वाला? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं, द सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट ए को से दिखाया था, सॉल्वेंट को बी से दिखाया था, तो सोल्यूट सॉल्वेंट मतलब ए बी इंटरेक्शंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब उनके मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है। इंटरेक्शन इज अ कॉमन टर्म, ये अट्रैक्शन के लिए भी यूज की जाती है और रिपल्शन के लिए भी। तो इंटरेक्शंस, तो द सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू
सेम लिख रहा हूं भाई, सेम एज दैट ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस between the molecules of solute, pure solute and pure solvent. प्योर सोल्यूट में तो सारे के सारे ए ही थे, तो ए इंटरेक्शंस, और सॉल्वेंट में प्योर बी थे तो बी इंटरेक्शंस आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। तो सीधी डेफिनेशन, जिन वो किसके बराबर आएंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस हैं वही इंटरेक्शंस किसके केस में भी आएंगी, प्योर सोल्यूट में भी और प्योर सॉल्वेंट में भी। समझाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एन हेप्टेन ले लिया, एन इज नॉर्मल, जब चेन हो तो एन से दिखाते हैं, और जब अदरवाइज आप लोग ब्रांचिंग भी दिखा सकते हो, सेकेंडरी दिखा सकते हो, टर्शरी दिखा सकते हो, आइसोटर्म यू कैन यूज, तो दैट यू विल स्टडी इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और होपफुली आप लोगों ने 11th में पढ़ भी लिया होगा। एन हेक्सेन, जैसे ये है एन हेक्सेन, CH2 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 CH, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है। आप लोगों को मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का थोड़ा आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए। ये एन हेक्सेन है, इसको ऐसे बना देते हैं 1 2 3 6, ओके, और ये बना दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे जो इंटरेक्शंस आप लोग, कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये होगा कि इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो इंटरेक्शंस सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल होंगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो इंटरेक्शंस है, जैसे ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी वो इंटरेक्शंस होंगी बहुत ही वीक इंटरेक्शंस हैं, जिनका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस इनके बीच में। क्लियर? तो ये बताओ ये कैसा है, पोलर के नॉन पोलर, बताओ। तो ये भी नॉन पोलर है, वही कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होता तो पोलर होता, फिर इंटरेक्शंस कुछ और हो सकती थी, बट यहां पर इंटरेक्शंस कौन सी होंगी, यहां पर भी इंटरेक्शंस होंगी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस हैं दोनों के केसेस में। ये है हमारे पास सोल्यूट, दिस इज ए, तो ये ए इंटरेक्शंस है, ये सॉल्वेंट बी, तो बी इंटरेक्शंस है। ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब सबको पता है, सबने सुना होगा इंस्टेंट कॉफी मतलब जो एकदम से तैयार हो जाए, जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे। इंस्टेंट मैगी, सिर्फ उसमें गर्म पानी डालो वो तैयार हो जाती है, इंस्टेंट मैगी बोलते हैं उसको। इंस्टेंट कॉफी में भी सेम, कॉफी में क्या करते हैं, गर्म पानी डालो या दूध डालो वो तैयार हो जाती है, इंस्टेंट कॉफी है। तो सेम ऐसे ही ये इंस्टेंटेनियस, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इंडक्शन होता है जब किसी भी बॉडी पे चार्ज जनरेट हो बगैर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। ऐसे समझो जैसे कि इस क्लास के अंदर पूरी क्लास शोर कर रही थी, मैंने एक बच्चे को डांटा मैंने एक बच्चे को, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन एक बच्चे से, अब क्लास बाकी भी सारी सीधी होगी। तो ये क्या है कि बाकी क्योंकि तो मैंने किसी कांटेक्ट में आया नहीं,
तो उन पे मेरी वजह से जो चार्ज जनरेट हुआ वो बगैर कांटेक्ट में आए हुआ। सेम ऐसे ही इनके बीच में जो डाइपोल जनरेट होगा वो डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड होगा। ऐसे समझो जैसे कि मेरे पास ये एक एटम है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ना ये पोलर ना ये पोलर, दोनों ही नॉन पोलर। क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते इस पर्टिकुलर पोजीशन, तो इस टाइम पे जो और इस डाइपोल बन गया ना, सेम ऐसे ही कुछ और होगा तो यहां से ये भी ऐसे बन जाएगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डाइपोल हो गया कि नहीं हो गया, इंस्टेंटेनियस, सिर्फ इसी इंस्टेंट पे इंडक्शन हो गया, इंडक्शन बगैर कांटेक्ट में आए, ये डाइपोल बन गए। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है, तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। इतनी सी बात है, आप लोगों ने 11th में पढ़ी है, मैंने फिर भी बता दिया। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है। जनरली इसको हम लोग, अगर कंफ्यूजन है ज्यादा तो आप लोग इसको डायरेक्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोल सकते हो, डायरेक्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये वैन डर वाल्स फोर्सेस की टाइप है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, दोनों में है, बहुत ही वीक फोर्सेस होती है ये, ठीक है। अब ए ये था सोल्यूट और ये था सॉल्वेंट, हमने मान लिया ऐसे। अब क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, ए प्लस बी, तो ये था ए, 1 2 3 4 5, ये था बी, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों पोलर है कि पोलर है, नॉन पोलर, और ऐसा है नॉन पोलर है। तो अभी इनके केस में क्या आएगा, बता सकते हो, इन दोनों के बीच में ए बी इंटरेक्शंस कौन सी होंगी, ए बी इंटरेक्शन भी कौन सी होंगी, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमेशा यही इंटरेक्शंस होती हैं, सबसे वीक इंटरेक्शंस हैं ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। तो बताओ जो सोल्यूट में थी, देखो क्या, द सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सेम है एज दैट ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सोल्यूट। प्योर सोल्यूट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यही थी और प्योर सॉल्वेंट में भी यही थी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, मतलब यहां पे मैं अगर इसको मिटा दूं, होपफुली समझ गए होगे, एग्जांपल आ गया होगा समझ में। तो अगर मैं कहूं तो क्या, जिसमें ए एंड बी इंटरेक्शंस आर इक्वल टू ए बी इंटरेक्शंस, तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर, आइडियल सॉल्यूशंस है। अब अगर इंटरेक्शंस सेम है, ध्यान से समझो, अगर इंटरेक्शंस सेम है तो क्या होगा, अगर इंटरेक्शन सेम है तो जितना वेपर प्रेशर इसके हैं, जितने वेपर्स बनने होंगे, अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो वेपर्स कम बनेंगे, अगर इंटरेक्शन वीक होगी तो वेपर्स और ज्यादा बनेंगे। पर अगर इंटरेक्शन सेम है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो रोल्स लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पी ए किसके बराबर आएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और पी बी किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो सोल्यूट का था वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में भी उतना ही फ्रैक्शन में वो अप्लाई करेंगे, जैसे कि पी ए बाई पी ए नॉट कह सकते हो ऐसे, ठीक है। तो उसी मोल फ्रैक्शन में, क्योंकि सेम मोल फ्रैक्शन में डाले गए हैं, मोल फ्रैक्शन फिक्स है दोनों का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, इसलिए ऐसे समझ लें। मैं बता चुका हूं, पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा। ये ए था, ये बी था, तो दोनों में मिक्स कर दिया,
तो क्या होगा, तो वेपर्स सेम रेशियो में आएंगे जिस फ्रैक्शन में ये बने थे। तो जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा, जितना यहां पे था, उसी प्रोपोर्शन में इनके वेपर्स बनेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला मोल फ्रैक्शन P के बराबर ही आएगा। जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा डालोगे उतना एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा और उतना ही इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ये हमेशा इक्वल आता है। Clear? This is the mole fraction of solute in solution. This is mole fraction of solvent in solution. तो होपफुली ये भी समझ में आ गया। तो पहली कंडीशन, दोनों में इंट्रैक्शंस बराबर होंगी, सोल्यूट सॉल्वेंट की और सोल्यूट सोल्यूटेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। आइडियल सॉल्यूशंस हमेशा रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। क्लियर है? मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज, अब मुझे बताओ कि जब इंट्रैक्शंस ना तो स्ट्रॉन्ग हुई ना वीक हुई, तो जब मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? जैसे 50 सेंटीमीटर क्यूब तो ले लिया मैंने सोल्यूट, 50 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया मैंने सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अगर तो उनकी इंट्रैक्शंस ये थी, ये सोल्यूट की थी, ये इंट्रैक्शंस ऐसे समझ लें जैसे मैंने हाथ, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद वही इंट्रैक्शंस फिर आ गई, तो सेम इंट्रैक्शन आई, तो क्या उनके में कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन हुआ क्या? नहीं होगा। तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ, इसको बोलेंगे, चेंज को दिखाते हैं डेल्टा से, मिक्सिंग की हुई है, मिक्सिंग के ड्यूरिंग हम लोग कर रहे हैं, और V है वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, MIX लिख देता हूं, इज इक्वल टू 0। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए तो आप लोग ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N हेक्सेन इज मिक्स्ड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N हेप्टेन, व्हेन लिख देता हूं, व्हेन देन 100 सेंटीमीटर क्यूब solution is prepared, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो इनिशियल वॉल्यूम तो मान लिया था कितना, इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास कितना, 50 प्लस 50 इसका था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया भाई, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितना आया है, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जब मिक्स किया तो किसके बराबर होता है, 100 minus 100 is equal to, so there is no change after mixing. तो solutions, there will be no change after mixing and solvent in ideal solutions. Ideal solutions में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब ये चेंज कैसे आता, स्ट्रॉन्ग थी बाद में वीक होगी, तो एनर्जी देनी पड़ी तभी जाके वो वीक हुआ। अगर वो वीक ही नहीं हो रहा, या पहले वीक थी अब स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वीक से स्ट्रॉन्ग जाता तो एनर्जी रिलीज कर देता। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से वीक होता तो एनर्जी देनी पड़ती, तभी तो होगा ना भाई। तो या तो ये हीट एब्जॉर्ब करते या हीट, इंट्रैक्शंस तो क्या है, इंट्रैक्शंस तो सेम है, पहले भी इतनी ही, दोनों को मिक्स करने के बाद हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, सो इन आइडियल सॉल्यूशंस मैं एग्जांपल हटा के लिख देता हूं यहां पे। नेक्स्ट इज इन आइडियल सॉल्यूशंस, there is neither absorption
nor release of heat energy during mixing of solute एंड सॉल्वेंट। जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या आएगी, इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन एंथैल्पी। तो एक आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन में AA-BB इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर आएगी। एक आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करे। आप इसको ग्राफिकली भी दिखा सकते हो। ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं, याद होगा रोल्स लॉ को मैंने दिखाया था, एक्स ए ले लिया 100%, एक्स बी ले लिया यहाँ पे 100%, मतलब दो बीकर हैं, ये इधर सॉल्वेंट रखा है, इधर सोल्यूट रखा है। अब इस सॉल्वेंट में सोल्यूट डालो, दोनों के दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, मैं पहले ही कंडीशन बता चुका हूं। तो जैसे इसमें डालोगे सॉल्वेंट में, इधर सोल्यूट 0 है और इधर सॉल्वेंट 0 है, तो क्या होगा, यहां पर प्योर किसकी वजह से वेपर प्रेशर आ गया, PB0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये है सोल्यूट। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कम हो और ये ज्यादा हो, नेसेसरी, ये कम हो सकता था, ये ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उनमें इंटरेक्शंस कैसी है। ठीक है, अगर मान लो दोनों में इंटरेक्शन सेम है तो एक जैसा भी आ सकता है। ओके, तो क्या हुआ, सोल्यूट डालना शुरू कर दिया। जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डालूंगा तो क्या होगा, टेल मी। जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डालूंगा तो किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, सोल्यूट का, तो क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या, तो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया मुझे, तो ये बढ़ता PA इज इक्वल टू XA इंटू PA0। जैसे ही 100% हो जाएगा तो XA की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन प्योर किस वजह से है, सोल्यूट की वजह से, तो ये 100% आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं सोल्यूट में सॉल्वेंट डालना शुरू कर दूं तो, या B में A डालना शुरू कर दूं तो, A में B डालना शुरू कर दूं तो किसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, B का, दैट इज XB इंटू PB0। तो ये है हमारे पास, दिस इज PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये है ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये मैंने रोल्स लॉ में भी आपको बताया, क्लियर है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको N-हेक्सेन N-हेप्टेन बताया था, कुछ और एग्जाम्पल्स भी बता देता हूं, बट आप लोगों की के लिए मैं कह दूं कि NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ एक मैं लिख रहा हूं, जैसे बेंजीन प्लस टॉल्वेन, इसके अलावा आप लोग ले सकते हो क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, जिनमें इंटरेक्शन सेम हो, जैसे इनमें भी वैन डर वाल्स फोर्सेज है, इनमें भी वैन डर वाल्स फोर्सेज है, दोनों को मिक्स करोगे तो भी वैन डर वाल्स फोर्सेज है। तो आप क्लियर है, ओके। चलें अब आगे, नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब बहुत आसान होगा मेरे लिए इसको समझाना, नॉन सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं द सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट AB interactions are different from the intermolecular interactions between the molecules of pure solute and pure solvent are known as non-ideal solutions। मतलब अगर AA-BB इंटरेक्शंस AB इंटरेक्शंस के बराबर नहीं है, या तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और ज्यादा, या वो वीक हो जाएंगी, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दोज आर नोन एज दी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझाता हूं, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, सिंपलेन हेक्सेन भी ले सकते हो। ओके, तो देखें इथेनॉल CH3CH2OH, सबको पता है हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, तो इट कैन इजीली फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है,
अब क्या करें, इसमें हमने क्या कर दिया, साइक्लोहेक्सेन को डाल दिया, साइक्लोहेक्सेन को। तो ये कोई जरूरी नहीं है ए और बी इंटरेक्शन से एक जैसी होनी चाहिए, पर जो इंटरेक्शन इनमें थी उनसे या तो स्ट्रॉन्ग आएगी ये या वीक आएगी, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैक्सिमम जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये भी 100% आइडियल नहीं होते हैं, ठीक है। 100% आइडियल सॉल्यूशंस तो रेयरली कोई दिखेगा, वो भी किसी कंडीशंस के ऊपर ही। ओके, इथेनॉल था, क्या बन गया इथेनॉल के केस में, अब हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड था। और अगर मैं यहां पे ले लूं साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तो सारा का सारा क्या है, नॉन पोलर। तो इनके केस में कौन सी इंटरेक्शंस हैं भाई, इनके केस में कौन सी इंटरेक्शंस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस कह दो या फिर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इनके केस में मैं लिख देता हूं यहां पे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ओके, अब क्या किया, इस इथेनॉल में मैंने साइक्लोहेक्सेन को डाल दिया, इथेनॉल में क्या डाल दिया, साइक्लोहेक्सेन डाल दिया। तो क्या होगा, C2H5OH, और ये आ गया बीच में साइक्लोहेक्सेन, और ये आ गया C2H5OH। तो बताओ इंटरेक्शन क्या, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा क्या ये, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन है CH2 है हालांकि ये, तो क्या ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या ये इसके साथ H बॉन्ड बना सकता है, H बनाने के लिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाँ, इसकी पोलैरिटी की वजह से इस पे कुछ ना कुछ पोलराइजेशन आ सकता है, तो ये बन गया डाइपोल, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी वजह से इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो सकता है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती है। तो ये तो वीक होगी ना, दीज आर दी वीक AB इंटरेक्शंस एज कंपेयर टू जो तुम्हारे पास AA इंटरेक्शंस थी उनसे वीक होगी कि नहीं होगी। पहले तो थी ये इथेनॉल स्ट्रॉन्ग, अब क्या हुआ, जैसे ही साइक्लोहेक्सेन आया ये होगी, तो ये क्या हो गया, ये जो इंटरेक्शंस थी इनकी वजह से क्या AB इंटरेक्शंस AA और BB के बराबर आई क्या, तो नहीं आई। तो ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या कुछ, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, शायद वहां लिख दिया था, तो वो होगा। अब बताओ, पहले तो थे ये इंटरेक्शंस, वेपर्स ज्यादा बनते कि कम, भाई इंटरेक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स कम बनेंगे, और अब होगी इंटरेक्शंस ये, अब वेपर्स ज्यादा बनेंगे कि कम, अब वेपर्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इंटरेक्शंस वीक होगी तो वेपर्स ज्यादा जाएंगे, तो वेपर्स ज्यादा जाएंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू अलग आएगी, जो कि आप XAPA नोट को गुना करने से निकालते हो। तो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस Rolle's law is not followed. Rolle's law is not followed. Rolle's law फॉलो नहीं होता है जी, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये मैं आगे बताऊंगा, डेविएशन है। तो PA नॉट इक्वल टू दिस, PB इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, ज्यादातर के केसेस में बराबर आते नहीं है। अब बताओ, पहले तो था ये 50 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा भी यही था 50 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को मिला दिया, दोनों को 100 सेंटीमीटर क्यूब था। अब क्या हो गया, देखो ये वॉल्यूम देखो, और अब वीक इंटरेक्शंस पे देखो क्या होगा, टेल मी, वॉल्यूम बढ़ा या घटा, ये और ये, तो वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम सेम नहीं आएगा जैसा कि पहले था, तो देयर विल बी चेंज इन volume after mixing of solute and solvent in non-ideal solutions, so that will never be equal to 0. Change in volume after mixing of solute and solvent will never be equal to 0, ठीक है। there will always be some change, वो चाहे 0.001 सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों ना हो, हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्या, इन आइडियल सॉल्यूशंस क्या था, वो ना तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे ना रिलीज कर रहे थे। अब देखना यहाँ पे जब दोनों को, ये था इससे ये बना,
तो इससे ये बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वीक फोर्सेस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी ना, तो हीट एब्जॉर्ब की। अगर पहले ये होता वीक और अब स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करता, वीक से स्ट्रॉन्ग बनते टाइम ये एनर्जी रिलीज करता। तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देयर विल बी either absorption or release of heat energy during mixing of solute and solvent। तो हमेशा या तो ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, जीरो नहीं आएगी। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एग्जांपल्स आगे आते जाएंगे, मैं बताऊंगा। तो जो आपने नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के डिफरेंसेस भी मैंने साथ साथ बताए, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस में ए बी इंटरेक्शंस हमेशा इक्वल रहेंगी ए बी इंटरेक्शंस के, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वो इक्वल नहीं होंगी। आइडियल सॉल्यूशंस में रोल्स लॉ फॉलो होगा, मतलब पीए एक्स ए पीए नॉट की गुना के बराबर आएगा, बट इसमें बराबर नहीं आएगा। सेम ऐसे ही उन आइडियल सॉल्यूशंस में जब 50 सेंटीमीटर क्यूब को 50 सेंटीमीटर क्यूब के साथ मिक्स करोगे तो वो 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। इसमें या तो वो ज्यादा आएगा या वो कम आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उनके केसेस में, आइडियल सॉल्यूशंस के केसेस में क्या हुआ था, ना तो हीट रिलीज होती थी ना एब्जॉर्ब होती थी। तो इसीलिए उनमें एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग क्या आता था, दैट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो क्या हुआ है, हीट या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का क्या हो रहे हैं, दे गेट डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो वो क्या है, तो हम लोग अब वही जानेंगे कि कितने टाइप के हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। शायद आइडिया हो गया होगा, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिक्सिंग के बाद वीक होंगी। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो टाइप हैं वो दो टाइप के डेविएशन से आते हैं। The non-ideal solutions are produced due to two types of deviation from ideal behavior, आइडियल बिहेवियर से दो टाइप के डेविएशन की वजह से आते हैं। ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो दिस वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो, ताकि एक एक पार्ट से आप लोग आराम से समझ जाएं और इजीली देख भी पाएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।